बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप मेरी तरह वीकेंड के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपकी 2 छुट्टियाँ होती हैं। तो आपको पता होता है कि फ्राइडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे और मैं ऑफर अपनी टीम को कही थी कि 2 दिन मैं किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती, किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आई बिलीव वैसे मुझे तो तंग नहीं करते, बट स्टिल पर इस चीज़ मुझे लगता है कि वीकेंड पे आपको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। सो मेरा वीकेंड इस बार बिजी भी है, सो आई बिलीव कि मुझे टाइम चाहिए। अच्छा जी, आज सुबह हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पाकिस्तान में जो हम सालों साल से बात करें तो मैट्रिक की सतह पर जो तालीम है वो चंद मखसूस ग्रुप्स तक महदूद रही है, जिसका नतीजा ये निकला कि लाखों तलबा एक ही दौड़ में शामिल रहे, जबकि मार्केट अमली शोबों की जो ज़रूरतें थी वो भी समहाउ निगलेक्ट होती रहीं। अब पहली बार मुल्क भर में मैट्रिक की सतह पर जी तालीमी ढांचे में तोसी की जा रही है और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं इनके निसाब में 2 नए तालीमी ग्रुप्स भी मुतारिफ होंगे। हुकूमत ने जी मैट्रिक की सतह पर साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस के अलावा अब टेक्निकल और ज़राअत की तालीम देने का भी फ़ैसला किया है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। 2 नए जो तालीमी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उसको शामिल करने के लिए IBCC का जो मुशावरती इजलास है वो 23 दिसंबर को तलब किया गया है, जिसमें मज़ामीन की ग्रोबंदी से लेकर आला तालीम के जो अल्टरनेट सोल्यूशंस हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके अलावा इंटर में जो प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, इसमें दाखिले की जो एहलियत है, फिर अल्टरनेट मज़ामीन हैं जो इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, गैर मुल्की असनाद हों, वोकेशनल ट्रेनिंग हो और यहाँ तक कि टेक्निकल और ज़राअत के पढ़ने वाले तलबा के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले जैसे जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उन सारों को अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये जो इस्लाहात हो रही हैं वाकई तलबा के लिए जो के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगी और जो तालीमी निज़ाम की हम हमेशा बात करते हैं कि एक समहाउ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको सॉर्ट आउट करेगी या उसमें इजाफा करेगी। इस पे हम ज़रा आज बड़ी गुफ्तगू इस हवाले से इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं कि हम जो कि इस तालीमी शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो समहाउ क्या समझते हैं कि जो नए ग्रुप्स की इंक्लूजन है ये कितनी हेल्पफुल होगी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साइमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करी है, माहिर तालीम है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा आपसे इस नए जो हमने अभी एक चीज़ डिस्कस की है, हम हमेशा से अपने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा अपना एक एनालिसिस दें इस हवाले से। जी, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत अरसे तक हमारे यहाँ जो 2 ही तरह के ऑप्शंस थी, साइंस या आर्ट्स। मैंने ख़ुद जो है जब किया 98 में तभी ही ऑप्शंस थी हमारे पास। पिछले 10 साल में हमने कंप्यूटर साइंस को ऐड किया है और अभी कुछ साल पहले हमने कॉमर्स की एजुकेशन जो है वो भी इंट्रोड्यूस की है। सो बेसिकली वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ एजुकेशन एट द मैट्रिक लेवल और 3 ग्रुप्स एट द मैट्रिक लेवल। दैट इज़ गुड, बट एक्चुअली दुनिया में चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बदल चुकी हैं। अब लिटरली अगर हम सिर्फ एजुकेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ सम थ्योरेटिकल एजुकेशन, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस और सेंस, क्योंकि अब हमारा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो बहुत आगे चली गई है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो इनिशिएटिव है कि आप मैट्रिक के लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें एंड बीइंग द एग्रीकल्चर स्टेट, आपकी स्टेट में जो है 60% इसके ऊपर काम चल रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, खासतौर पे उन एरियाज़ के लिए जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड एरियाज़ हैं और पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ जो है उस पर काम करें। हाँ, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि आप इनको फर्दर कैसे लेकर चलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैट्रिक इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट आइडिया जो आप उनको देना चाहते हैं। सिमिलरली विद द टेक्निकल एजुकेशन, आप टेक्निकल एजुकेशन में किस तरह की एजुकेशन देंगे, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो उसकी रिक्वायरमेंट है, बट हमने ये देखना है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर आने वाले 2030 ऑलमोस्ट दे आर फ्यू कंट्रीज हु आर एक्चुअली आस्किंग फॉर द मैन पावर एंड पाकिस्तान कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ द मैन पावर। तो अगर आप टेक्निकल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और अपनी यूथ को, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मोर देन 50% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस पॉपुलेशन को अगर टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है तो दे कैन नॉट ओनली फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, बट दे कैन ऑल्सो बी अ मैन पावर इन दीज डेवलप्ड स्टेट्स लाइक जापान, लाइक चाइना। तो वहाँ पे भी जो है ये यूज़ की जा सकती हैं। बट अभी हमें ये देखना है कि आप इसको किस लेवल पे इंट्रोड्यूस करते हैं।
आप इनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपने इसमें ये भी चीज़ को ऐड किया है कि दीज कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द मैट्रिक फॉर इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग लेटर इन FSC। सो उसमें देखना पड़ेगा कि आप इस सब्जेक्ट को बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के साथ ऐड करते हैं सो दैट पीपल कैन गो फॉर द मैक्सिमम ऑप्शंस। एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा आपके उसमें एडिशनल, बाकी अगर 8-9 है तो आप 10 हो जाएंगे टाइप ऑफ, अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर की एक्सक्लूसिव बट जो फॉर्मल सा फ्रेमवर्क आया है उसमें एक सब्जेक्ट ऐड किया जाए एग्रीकल्चर का, सिमिलरली टेक्निकल के जो है सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएंगे। अच्छा प्रोफेसर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बट आई रियली वांट, अब इसमें इशू ये होगा कि हमने जो चीज़ें इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड भी करनी है, ये सिर्फ मैट्रिक की हद तक, जैसे आपने खुद कहा कि सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगा, अब हमें फर्दर हायर एजुकेशन में भी इन्हीं ऑल्टरनेट्स को लेके जाना है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम, बिकॉज सिस्टम में ओवरऑल ख़राबी है। वी ऑल नो, आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, हम एज स्टूडेंट्स फील करते हैं कि कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो कि लेटर ऑन जाके, जैसे थेरी हमें जो पढ़ाई जाती है, आप दुनिया भर में स्किल बेस्ड एजुकेशन आ रही है, आपको टेक्निकल चीज़ें सिखा रही हैं, डिजिटल है, सो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। डेफिनेटली यही मैंने आपसे मेंशन किया है कि आप मैट्रिक इज़ नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपने आगे इनको लेटर इंटरमीडिएट लेवल पे क्या करना है, कैसे इन सब्जेक्ट्स को, ठीक है आप इनको ऑप्शन देंगे कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाके यूज़ हो सके, बल्कि इवन वो आर्ट्स के लिए भी इस ऑप्शन को जो है ओपन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में लेटर ऑप्ट कर पाए। इसी तरह इनके लिए भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे आगे ऑप्ट करेंगे, बट ये तो फिर वही बात है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। आपको यहाँ ये देखना है कि इनको अगर आप एक्सक्लूसिवली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टेक्निकल एंड एग्रीकल्चर, तो ये इंटरमीडिएट लेवल पर टेक्निकल और जो आपकी एग्रीकल्चर है वो आप कैसे आगे लेके चलेंगे, और क्या आप फिर अगेन ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करेंगे टेक्निकल के, और इस तरह के टेक्निकल टेक इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान, कम है बट दे आर देयर, वो आपको डिप्लोमास दे रहे हैं। सो आर यू इंटरेस्टेड कि बच्चे यहाँ से टेक्निकल की बेसिस लेके इन डिप्लोमा में इंसर्ट हो जाए, या वो फर्दर एजुकेशन ले इंटरमीडिएट लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसके लिए अगेन आपको देखना पड़ेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी है कि वो उसको कर सके। ये चैलेंजेस डेफिनेटली आपकी सिस्टम में हैं। और जहाँ तक बात आपने की स्किल एजुकेशन की, डेफिनेटली स्किल एजुकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एजुकेशन उसी फील्ड के अंदर जाती है। अगेन उसमें आपको लैब्स देखने पड़ेंगे, आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ देखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्लान ये है कि 2026 में इसको एग्जीक्यूट किया जाए, अगर इफ़ इट्स अप्रूव्ड, और इसको आपने HSC से अप्रूव करवाना है, मेडिकल बोर्ड से अप्रूव करवाना है, इंजीनियरिंग बोर्ड से अप्रूव करवाना है आपने इनको काउंसिल से। तो ये चीज़ें जो है इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट ऑल्सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास लेटर ऑन इन चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 2026 बहुत दूर नहीं है, इट्स अ ईयर अहेड, तो उसमें आप ये पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा मैं चाहूँगी कि हम एग्रीकल्चर पे स्पेसिफिकली थोड़ी सी बात करें। पाकिस्तान के अंदर फॉर्चुनेटली जहाँ हम कहते हैं एग्रीकल्चर कंट्री है, बट एट द सेम टाइम हमारा जो ज़राअत का शोबा है वो भी समहाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो नहीं मैं कहूँगी, जो लोग जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्निकलिटीज़ को समझ के उसको यूटिलाइज़ करें, हम अभी तक ओल्ड स्कूल या कन्वेंशनल तरीक़ों के ऊपर स्टिक हैं। इसमें जो एजुकेशन दो की एक अच्छी चीज़ है, बट स्टिल उसमें हमने कैसे उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, कैसे एक करिकुलम को डिज़ाइन करना है, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा। यू आर वेरी राइट। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डेफिनेटली मैसिव सेक्टर है, बट अगेन हम ये मेंशन करना पसंद करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ नॉट एक्चुअली द very supportive in terms of the GDP of Pakistan or anywhere, because it is not the profitable sector. So if most of the population of Pakistan अगर इसे relate कर रहे हैं तो definitely वो इतने profitable उसमें नहीं जा रहे हैं। But जो आपकी बात है कि आप किस तरह से उसको benefit करेंगे, तो things take time. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक टाइम पे द नेटवर्किंग ऑफ द केनाल सिस्टम हमारा बेस्ट था, बट चूंकि हमने चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोग्रेस नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, डेवलप नहीं किया, सो अब हम उसी पे बैठे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। सो वी होप दैट्स अ बिगिनिंग कि आपके जो
उन सेक्टर से लोग आ रहे हैं। लाइक हमारे पास बलूचिस्तान में मरीन जो है वो यूनिवर्सिटी पर काम शुरू हुआ है, वो एरिया उसकी रिक्वायरमेंट है। पंजाब में रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की है, और यहाँ पे भी आपको पता है डिफरेंट सेक्शंस हैं। आपका सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ और साउथ पंजाब के डिफरेंट एग्रीकल्चर पैटर्न्स हैं। तो आपको ये देखना होगा कि किस सेक्शन के ऊपर जो है बरानी है या नहरी ज़मीन है, कौन सी टाइप की जो है वो आप दे रहे हैं। बट इंटरमीडिएट इज़ अ वेरी बेसिक लेवल, मैट्रिक इज़ अ वेरी बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट बेसिक लेवल है। ये जो चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, ये हायर लेवल के ऊपर जाती हैं कि वहाँ पे आपने इनको कैसे चीज़ों को देखना है, ग्रेन क्वालिटी के हवाले से, या जो आप टेक्निकल यूज़ ऑफ मशीनरी की बात कर रही हैं, वो बहुत एडवांस है, क्योंकि हम ओवरऑल टेक्निकल चीज़ों पर लैग करते हैं। सो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें हम एग्रीकल्चर को टेक्निकल पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे, और सबसे ज़्यादा हमारा जो वेस्ट वाटर है वो एग्रीकल्चर में जाता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहिबा, चूँकि आप माहिर तालीम हैं, आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस पर भी कमेंट करें। मैं चाहूँगी आपने जो अपने इस करियर में या इस जर्नी में जो चीज़ें देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, कि एज एजुकेशनिस्ट आपको ये चैलेंजिंग लगता है बच्चों को कम्युनिकेट करना, या बच्चे उस सेंसेस को एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? और सेकेंडली, करियर काउंसलिंग, ये एक वो सेक्टर है जिस पे तो मेरे ख्याल से पूरा शो हम कर सकते हैं, बट आई बिलीव कि ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिलना करियर रिलेटेड, और ये करियर उनको हम इंटरमीडिएट लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में जाकर ख्याल आए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपने मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल है, या उनको कम्युनिकेट करना उनसे कितना चैलेंजिंग है। What I felt after 2019, after Corona, it's a big difference before and after. Because before there was no approach or less approach towards the information sources. Limited थी, of course हमारे पास Google था, but अब आपके पास multiple apps हैं जो कि आपको hand on information दे रही है, it's a click away. तो अब आपके बच्चों को convince करना या उनको बताना, वो चीज़ जो है वो इतनी आसान नहीं है। बट एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ नॉलेज इज लैकिंग। इंफॉर्मेशन इज मोर बट लेवल ऑफ नॉलेज इज लैकिंग। वो कैसे? वो ऐसे कि हम जब भी कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, वो हमें बेसिक आइडिया दे देता है। दे आर नॉट डिस्कसिंग द होल बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, एट टाइम्स वो दे भी देता है। बट जब तक आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन ना हो, आप चीज़ों के एसेंस को नहीं समझ सकते। सो दैट्स अ वेरी सुपरफिशियल टाइप ऑफ नॉलेज विच वी आर प्रोड्यूसिंग। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गेट इट, बट अदरवाइज जनरली पीपल आर ऑन जस्ट क्लिक। सेकेंड थिंग कि हम किस तरीके से जो है वो कैरियर काउंसलिंग की आपने बात की, इंटरमीडिएट लेवल थोड़ा ऊंचा है। अगर आप बात करें कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फ्रॉम मैट्रिक एज यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्जेक्ट्स, तो यहाँ से आपको 8 या 7 क्लास से जो है वो बच्चों की स्ट्रेंथ को देखना या जज करना पड़ेगा। व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर इज़ डूइंग, कि वो बच्चों की इन कैपेसिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं या उनको गाइड करते हैं। और आपको पता है पब्लिक सेक्टर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज लैक करते हैं, तो वहाँ पे इशू जो है वो सामने आता है। बहरहाल इट्स नेवर टू लेट, जैसे वो ओपन कर रहे हैं हर डिसिप्लिन को, साइंस के लिए या बाकी साइंस वाले तो आर्ट्स में आ जाते थे, बट आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा पाते थे, तो दे आर ओपनिंग दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो उससे पॉसिबल है कि बच्चों के लिए जो ऑप्शंस लिमिटेड होती थी आफ्टर मैट्रिक बिकॉज दे हैव डन विद आर्ट्स और साइंस, वो अब ओपन हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि साइंस या आर्ट्स में एडमिशन के लिए वो प्री रिक्वायरमेंट्स पे नहीं जाते, एडमिशंस मिल जाते हैं। लाइक NCA जो है किसी को भी आर्ट्स में एडमिशन देता है कि आपको एप्टीट्यूड है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है कैरियर काउंसलिंग जो है, अब बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, दे नो व्हाट दे वांट। सो आपको पहले ज़माने की तरह उनको इतना हाथ से पौड़े गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी डिसाइसिव एंड दे नो कि व्हाट सूट्स देम एंड व्हाट नॉट सूट्स देम एंड व्हाट टाइप ऑफ अ कैरियर दे आर गोइंग टू ऑप्ट एंड इट विल बेनिफिट देम। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम से ये जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है स्टूडेंट्स में, दैट इज़ गुड थिंग, दैट इज़ प्रोडक्टिव थिंग। अच्छा, एक और चीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके आगे एजुकेशन को परस्यू करना। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो ये होता था कि चंद स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्रीज इंटरनेशनली रिकग्नाइज की जाती हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर भी किया जाता है समहाउ। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, उनके लिए शायद चीज़ें फिर आसान है, पब्लिक सेक्टर से ज़रा मुश्किल होती हैं, कि उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन से लेकर करियर बनाने तक, अपॉर्चुनिटी सीख करने तक हेल्प मिले। ये जो आपने पब्लिक सेक्टर की बात की, व्हाट आई नोटिस दैट स्टूडेंट्स इन अ पब्लिक सेक्टर आर मोर क्यूरियस।
अच्छा, and they are struggling. Okay. Because they don't have those opportunities with the private sector students are enjoying. Absolutely. So उन्होंने अगर कुछ करना है, they have to put more struggle, and they are really wanting those things. Okay. So they are going for it. But private sector, it's easy for them because they're already familiar with all those things, opportunities. सबसे बड़ा आपका barrier है language का. So that is something which private sector is not facing. Public sector में है, but students ने improve किया है. Okay. जहाँ तक बात है international universities में admissions की, अब आपकी source of information कोई एक site नहीं है. It's very open. आप किसी भी साइट पे जाएं, किसी यूनिवर्सिटी की साइट को खोलें, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, अपने सुपरवाइजर्स के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट देखें, उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है. एंड टॉप ऑफ दैट आपको बहुत से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. आप ज़ाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट्स जर्मनी में हैं और कहाँ पे क्या कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एन इन्फॉर्मेटिव थिंग इफ़ दे आर ऑप्टिंग दोज ऑप्शंस एंड दे आर अवेयर, सो अदर पीपल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये भी कुछ चीज़ है एंड वी कैन अप्लाई देयर एंड वी कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस. तो चीज़ें अब इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल एंड हाउ टू यूज़ इट एंड चैनलाइज इट इज़ अप टू द students and also parents. That's very important. Thank you very much. साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने अपना मौक़िफ़ भी दिया. प्रोफेसर डॉक्टर साइमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी. नए जो एवेन्यूज़ ओपन करने के हवाले से बात हो रही है उस पर अपना ताज़िया दे रही थी. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ गए. पाकिस्तान में अमूमन जो तालीमी कामयाबियाँ हैं उनका जो तस्करा है सिर्फ नंबर्स तक महदूद रहता है, मगर आलमी सतह के अगर साइंसी मुकाबलों की बात की जाए तो उसमें असल सलाहियत हो, आपकी रिसर्च हो, आपकी फ़हम हो, उसका इम्तहान होता है. ऐसे ही एक मुकाबला इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2025 में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो तालिब इल्म हैं मोहम्मद हाशिर, उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. रूस में जी मुनक्किद होने वाले इस मुकाबले में 80+ कंट्रीज़ के तलबा ने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी सिर्फ 6 मुंतखब तलबा ने की. बलूचिस्तान जैसे इलाके से इस सतह की कामयाबी, अभी हम कुछ देर पहले एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, एक मस्बत और हौसला अफजा एक एंगल भी पेश करता है. मोहम्मद हाशिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे इस मुकाबले के बारे में, इस कामयाबी के हवाले में बात करते हैं. थैंक यू वेरी मच हाशिर, बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस. हमें थोड़ा सा इस कंपटीशन के हवाले से बताएं, कैसा होता है कंपटीशन, क्या क्या चीज़ें थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स कि आपने मुझे मौका दिया कराऊँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ. तो सबसे पहले मैं कंपटीशन के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन जो है 3 नवंबर को शुरू हुआ और 2 दिसंबर तक था. इस कंपटीशन में जो थे 3 टेस्ट थे, मतलब 3 स्टेप्स थे टेस्ट के. सबसे पहला स्टेप था एक्सपेरिमेंट का. एक्सपेरिमेंट में पाकिस्तान से 6 लड़के थे, तो 3 बंदों की 2 टीमें बनाई गई और 4 घंटे के ये एक्सपेरिमेंट थे. टोटल हमने 7 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने थे और फिर उसके बाद 1 दिन का गैप था. उसके बाद फिर सेकंड हमारा जो स्टेप था टेस्ट का वो था थ्योरी. तो थ्योरी में भी हम 4 घंटे थे और आई थिंक 120 क्वेश्चन हमें वो सॉल्व करने थे. वो इंडिविजुअल था, वो हर लड़का खुद करता था. और जो थर्ड वन था वो भी उस एक गैप के बाद आया. वो था हमारा एमसीक्यूज फेज, जिसमें 30 एमसीक्यूज थे और 4 आवर टाइम था हमें उसी में वो एमसीक्यूज को सॉल्व करके उनके आंसर्स लिखने थे. तो ये था कंपटीशन और इस कंपटीशन में जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स था. ओके तो मुझे हाशिर ये बताएं कि आपको किस तरीके से एज हासिल हुआ कि आपने मेडल जीता, क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने भी ज़ाहिर तैयारी की होगी, वो लोग भी तैयारी करके आए होंगे. आप क्या प्लस पॉइंट था आपके लिए? मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं और 10th का कोर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ था. मैंने उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी. हमारे बोर्ड के पेपर जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होते हैं. तो मैंने 9th और 10th को बहुत अच्छी तरह पढ़ा था और जो 9th और बेसिक्स किया तो वही यहाँ पर सवाल है और मैं पूरी तरह कवर.
हाशिर, आप अपना माइक थोड़ा सा बेहतर करें, आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, मुझे ज़रा अपनी तैयारी के हवाले से बताएं। ज़ाहिर है ये कंपटीशन आसान नहीं होता, बहुत सारे, जब आपने जैसे कहा कि राउंड्स और इतना लंबा इसका टाइम है, तैयारी आपने कैसे की, कितना टाइम दिया? ज़ाहिर है पढ़ाई के साथ इस कंपटीशन के लिए भी तैयारी करना इटसेल्फ चैलेंजिंग होगा, आई बिलीव। हमें तो सबसे पहले इसका बात का कंफर्म भी नहीं था कि हम इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में अपेयर होंगे। लेकिन जब हमें कंफर्म हो गया कि हम इंटरनेशनल अपेयर होंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का ही टाइम था कि हम तैयारी कर सकें। तो हमने मैक्सिमम यही 6 से 7 दिन तैयारी की है। और इसके अलावा हमने जो इसको कवर किया है वो अपनी जो प्रीवियस स्टडी से कवर किया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताएं, जो 6 और आपके अलावा थे या 5 और पार्टिसिपेंट्स थे जो गए थे? जी हाँ, मेरे अलावा 5 और पार्टिसिपेंट। ठीक है। एक जो है डीजी खान से था, सादिकाबाद से। एक जो था इस्लामाबाद से ही था, एक कराची से था, एक पेशावर से था और एक खुद मेरे अपने इंस्टीट्यूशन बलूचिस्तान से ही था। ज़बरदस्त। तो आप 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप हमें थोड़ा सा बताएं कि हम हमेशा कहते हैं कि जी हमारे एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा इशू ये है कि हम जब इंटरनेशनली इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, पहले तो बात बच्चों को पता नहीं होता, तो आप ज़रा हमें ये बताएं कि आपने कैसे इस कंपटीशन के लिए अप्रोच इन अ वे कि आपने कैसे, आपको आइडिया हुआ कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई बिलीव आइडिया भी नहीं होता। सबसे पहले तो ये काम जो है ये करता है, हमारा इंस्टीट्यूशन का एक अपना डिपार्टमेंट है जो इस हवाले से बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे टीचर्स फारूक साहब हैं, वो हमें इन हवाले से गाइड करते हैं कि ये स्कॉलरशिप आई है, ये टेस्ट आया है, आपने इसके लिए अप्लाई करना है और बाकायदा आपने टेस्ट को क्लियर करके ऊपर तक जाना है। तो हमारे लिए तो वो हमें गाइड करते हैं और बाकायदा इनके इश्तिहारात छपते हैं। जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर भी इनकी अनाउंसमेंट होती है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन द एंड हमें बताएं कि आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है हाशिर, और आपने क्या सोचा है, क्या करना है आगे जाके, और बलूचिस्तान का नाम और पाकिस्तान का नाम मज़ीद कैसे रोशन करना है? मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एफएससी यहाँ से करके स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर मुल्क चला जाऊँ, ताकि मैं वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल कर सकूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ इंटरनेशनल लॉयर अपनी को सर्व कर सकूँ। इंशाल्लाह आप ये सब करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें। मोहम्मद हाशिर, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद हाशिर हमारे साथ मौजूद थे जी, अपनी इस कंपटीशन के हवाले से, अचीवमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम कुछ गज़ा में सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। गज़ा में जारी जंग ने जी सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, बल्कि लाखों ख़ानदानों से छत, तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात भी छीन ली हैं। अब जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो सर्द मौसम है, बारिश है, तूफ़ानी हवाएँ हैं। इसने जो इंसानी बहरान है इसको मज़ीद जानलेवा भी बना रही है। जहाँ शदीद ठंड के बायस छोटे बच्चों की जाने का सिलसिला शुरू हो गया, और वजारत सेहत ने भी बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए संगीन ख़तरात की वार्निंग दी है। यूनिसेफ और दीगर जो इदारे हैं उनके मुताबिक अमवात महज मौसम का नतीजा नहीं है, बल्कि रिहाइश, ईंधन, मुरम्मत के सामान की बंदिश, ये बराह रास्त वो फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं। यूनिसेफ ने ये भी ख़बरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर मौसम सरमा से बचाव के इक़दाम ना किए गए तो नौमौलूद और कम उम्र बच्चों की अमवात में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। खैमों में जी पानी भर जाना, भीगे कंबल होना, महदूद कपड़े होना, बीमारियों का फैलाव इस बहरान की शिद्दत की भी नुमाइंदगी करते हैं। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं बड़े दिल दहला देने वाले विजुअल्स हैं जी। इन सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि गज़ा के मकीनों के लिए इमदाद के इंतज़ामात किए जाएँ। इस हवाले से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर फराह नाज हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं,
उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़रा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी ये, और हम इस पे आई बिलीव कि हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, पहले बात करनी चाहिए थी, बट ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, ये बहुत खौफनाक है। अर्मिला, आपने जैसे बताया ये जो जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो खौफनाक तो है, लेकिन इज इट ऑर्गेनिकली हैपनिंग या वहाँ पे ये करवाया जा रहा है, हो रहा है? जैसे हम बात करते हैं कि जब भी कोई वॉर होती है तो वॉर के कुछ टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली गाजा इसराइल वॉर में जो भी टूल्स ऑफ वॉर है दे हैव बीन यूटिलाइज्ड, जिसमें वेदर भी अब उनके अगेंस्ट ही चल रही है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है, कहा जा रहा है कि बच्चों के कपड़े जो भीग भीग जाते हैं बारिश की वजह से, वेदर पैटर्न्स की वजह से, तो उनको सुखाने के लिए या उनको रिप्लेसमेंट कपड़े और उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये एक नई, वो जो कहते हैं ना, वॉर स्टडीज को समझने के लिए ये एक नई डायनामिक ऐड हो गई है कि अगर हार्श वेदर्स होते हैं और आप अपने जो आपका जो दुश्मन होता है आप उसको इतना घेराव उनका इनके घर तंग कर देते हैं, तो जहाँ पे वेदर भी उनके अगेंस्ट चलती है। तो इन हालात को देखते हुए आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के इदारे जिसमें यूनाइटेड नेशन आ जाता है, वो काफ़ी वीक फील करता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ पर्पस कि उनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से उनको इमदाद पहुंचाई जाए, वो इमदाद जिसकी वो मुस्तहिक है इस हार्श वेदर में, जहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, जहाँ पे बीमार जो इस वॉर का निशाना बन चुके हैं, जख्मी जो इस वॉर का निशाना बन चुके हैं, उनको वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दी जाए जो वो डिज़र्व करते हैं इन एनी वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। बट गाज़ा की सिचुएशन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर history of the wars that we have studied and we have probably seen in our lives. बिल्कुल, आप आई सो अग्री विद दैट डॉक्टर फ़रा कि अब जो सूरत हाल ऑलरेडी उनके इतने अगेंस्ट है, इतने सारे चैलेंजेस हैं, और ये इस तरह की वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करना, स्पेसिफिकली अगर बच्चों और बुज़ुर्गों की बात करें, इमदाद कैसे पहुंचाई जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिकॉज़ अगर कोई इमदाद करना भी चाहता है तो वो कैसे पहुंचेगी उन तक, सही तरीका क्या है, रोका ना जाए रास्ते में, इस पे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि आगे तो मज़ीद वर्स्ट होगी ये सूरत हाल। जी बिल्कुल अर्मिला, जनवरी इज़ गोइंग टू बी द कोल्डेस्ट मंथ इन गाज़ा, और उन हालात को देखते हुए वी नीड टू प्रोवाइड ऑल बेसिक जो उनके ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है वो उनको देने चाहिए, जिसमें वो कपड़े, वो खाने, वो गर्म अशिया जो उनको चाहिए होगी। अब टेंट्स में रहते हुए आप कैसे इस टेम्परेचर को डील कर सकते हैं? वो टेंट्स जो इक्विप ही नहीं है इस वेदर को डील करने के लिए। तो इन हालात में इमदाद कैसे दी जाए? एज आई सेड, यूएन खुद स्ट्रगल कर रहा है। यूएन इज़ इन अ वेरी सॉरी फॉर माई थ्रोट, बट यूएन इज़ इन अ वेरी बिजार काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे यूएन को समझ नहीं लग रही है कि कैसे वो इमदाद फराहम कर दी जाए। वो एक ही हालत में हो सकता है कि अमेरिका इसराइल पे प्रेशर डाले कि थोड़ा सा इस वक्त वो जो कहते हैं ना इंसानी, जिसमें इंसानियत को इसराइल ने कभी देखा ही नहीं, नेतन्याहू की पॉलिसीज़ ने इंसानियत को कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन कीपिंग इन माइंड दीज हार्श कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, दे नीड टू बिट होल्ड ऑन। एंड आपकी जब वॉर भी होती है तो वो उसके कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, तो ये तो बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ खेली जा रही है। Secondly, in the world and worldwide, there are various groups who are trying, to funding के लिए, इकट्ठा करने के लिए, humanitarian assistance के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। But here the problem is कि क्या वो जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो इन तक कैसे पहुंचाया जाए? क्या हमें कोई जिनी चाहिए कि वो जिनी उनको जाके दे? क्योंकि वो तमाम रास्ते, चाहे वो सी राउट हो या लैंड हो, वो इसराइल से पास होती भी जाती है। एंड बेस्ड ऑन दैट इसराइल विल नेवर एवर अलाउड देयर एनिमी टू बी ग्रांटेड विद ऑल दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो शायद उनको शेल्टर कर सके। इन हालात को देखते हुए इट्स ओनली द वेस्टर्न कम्युनिटी हु कैन पुश नेतन्याहू कि थोड़ा सा सब्र कर लो, ये वेदर पास हो जाने दो, एंड देन ही कैन कंटिन्यू विद हिज बॉम्बार्डमेंट। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपने अमेरिका का जिक्र किया, वेस्टर्न वर्ल्ड का जिक्र किया। डॉक्टर फ़रा, अगर किसी ने कुछ करना होता तो शायद अब तक ये सूरत हाल सिर्फ एक जंग बंदी के ऐलान तक महदूद ना रहती। आई बिलीव अगर कोई ऑन ग्राउंड सूरत हाल को इसका इम्पैक्ट नज़र आता, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने इंटरवीन किया, ट्रंप ने इस चीज़ का बहुत बार क्रेडिट भी लिया, लेकिन स्टिल अभी तक सूरत हाल
उस तरह से अंडर कंट्रोल नहीं आई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दो के नेतन्याहू से आप कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट आप इन इदारे जो उनकी बेस, या जिस वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं जिसकी बेस ही ह्यूमैनिटी के ऊपर है, अगर वो इस सारी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर इनकी कौन सुनेगा और इनको कौन देखेगा? देखिए, जो इदारों की आप अगर बात करें जिसमें यूएन सर फेहरिस्त होता है, तो यूएन तो आई थिंक फ्रॉम डे वन टिल दिस डे यूएन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग हाउ टू प्रोवाइड ऑल दोज बेसिक नीड्स, चाहे वो जब उन पे बम्बार्डमेंट हो रही थी, उन पे वो जो जितनी भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा था जिसमें इंसानी जानों का ज़ाया हो रहा था, तो उस वक्त भी यूएन चीख चीख के कहता था दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। उनरुवा के अपने लोग उसमें मरे हैं जब बम्बार्डमेंट हो रही थी। अब इन हालात को देखते हुए भी क्या यूएन is in a position which can provide basic needs to deal with this harsh weather? To me, I think it is only possible if Netanyahu's policies relax a bit. But will Netanyahu relax his policies towards Gaza? ये एक और सवालिया जो कहते हैं निशान है, जो उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो लगता है कि अगर गोली से इस वक्त गोली इन पे ज़ाया ना की जाए, मौसम खुद ही उनको मार देगा। सो दिस इज़ व्हाट आई सेड इज़ इन द वॉर डायनामिक्स वी नीड टू सी कि किस तरीके से आप वॉर स्टडीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसके टूल्स होते हैं जिसमें रेप, ये तमाम टूल्स आ जाते हैं। अब उसमें वेदर भी काउंट होगा कि आप ऐसे टाइमिंग पे वॉर अपनी लड़ाई जारी रखें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंटरवेंशन कम होगी, लेकिन वेदर खुद ही उनको मार देगा, उनको असिस्टेंस ना पहुंचने दी जाए ताकि वो भूख अफलास से मर जाए। वहाँ पे बीमारियाँ लगी हुई है, बच्चे बीमार है, बूढ़े बीमार है, जवान शदीद जख्मी है। उन हालात को देखते हुए क्या कर सकते हैं? To me, if you ask me what we needs to do, so I think it's only America who can push Netanyahu to just ease out a bit on these people and relax and let them at least इतना उनको उनके पास हो कि वो इस सर्दी के मौसम को निमट सके। एंड उसके बाद जो भी होगा, जो सीज फायर की बातें की जाती है, वो जो ट्रॉफीज की बात की जाती है कि दे थ्रू ट्रम्प्स पॉलिसीज ही इज ट्राइंग टू टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ सीज फायर बिटवीन गाजा एंड इजराइल, दैट कैन ओनली फॉर्मुलेट एंड फॉर्मलाइज इफ दे इवन इस मौसम को वो अगर सर्वाइव कर जाए तो ही। तो अगर ज़्यादा लोग तो ऑलरेडी बेघर हो चुके हैं, बहुत सारों की जानें जा चुकी है, कुछ तो अपने अभी तक वो रबल के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनमें से जो बच चुके हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे तो उनकी किस्मत मैं कहूँगी ऐसी थी कि वो अभी भी जिंदा है, तो वो इस वेदर का निशाना बन जाएंगे। सो आई थिंक नेतन्याहू इज़ एंजॉइंग द शो। उनको समझ लग रही है कि चलो जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ तो मौसम उनके साथ कर रहा है। डॉक्टर फ़राह, मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी क्योंकि हमने बहुत बात भी की है, हम टीवी मीडिया के ऊपर बैठ के भी बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इस हवाले से बात कर रही है। बट वही बात है कि जब तक सब यूनाइट होकर इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ स्टेट कि हम कुछ एफ़र्ट पुट करें इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो वॉइसेस हैं वो सही जगह पे पहुंच रही हैं और इम्पैक्टफुल हैं, तो हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन एनी वे। देखिए, we have always been standing with the people of Gaza, the sufferings that they are all going through, and we should continue doing it. यहाँ पे एक चीज़ के अगर आप कहें कि क्या हमारी आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से individually nobody is in a position to bring a change into the Gaza thing, but collectively yes। हमने देखा है कि उन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे उनके अपने लोग खड़े हुए हैं और they stood against their own governments and they said behave yourself and we need to stop this genocide, we need to stop this जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है गाज़ा में, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, उसको रोको। And all those countries which includes UK, some of the Europeans and even Australia, they recognize the state of Palestine। वो उन्होंने अपने गाज़न्स के या पैलेस्टीनियंस की मोहब्बत पे नहीं किया, अपने लोगों के प्रेशर में आके किया है। So in case of that, I think it's not only Pakistan who can play a pivotal role in Gaza। हमें मुस्लिम उम्मा को, उन तमाम ममालिक को, उन तमाम रीजनल कंट्रीज़ को इकट्ठा होकर एक आवाज़ में बोलना होगा कि ये
ठीक नहीं है। एंड आई थिंक वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग इट सिंस दिस वॉर ब्रोक आउट। हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान ने कोशिश की है, पर क्या वो कोशिश उस नतीजे तक पहुंची है जहाँ पे हम कहे कि दे हैव ऑलरेडी रीच द थ्रेशोल्ड? आई डोंट सी दैट, बिकॉज आई लिव इन द वेस्ट एंड आई नो वहाँ पे रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जहाँ पे irrespective of you being brown skin, white skin, whatever nationality, people are contributing there. Unfortunately, when I'm visiting Pakistan now, I have not seen that kind of attitude having it here, right? Which is to me a bit surprised because I'm used to these slogans, okay, from the river to the sea, Palestine is going to be free. This slogan, it kind of, it's like a, वो जो अभी जैसे क्रिसमस का सीजन चल रहा है, so to me that's like a chime that stays there in my ears. But when I'm here, nothing like that. So in that context, if you ask me, is Pakistan doing exactly what the world is doing? No, it's not doing that. We are still, being a Muslim country, being supportive of Palestine, being supportive of Gazans, we are still not there where we can feel like कि हम कोई change ला सकते हैं. But yes, collectively, in combination with other Muslim countries or Muslim brothers or regional countries dynamics, maybe we can push forward our agenda that we need to stand with the people, the sufferings. और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुसलमान को मुसलमान की मदद करें, इंसान को इंसान की मदद Yeah. करनी चाहिए. I just keep these two concepts separate. To me, whoever is suffering due to any kind of severity, that's more important to me. I don't care if that's a Christian, a Jew, a Muslim, or whoever. इंसान को इंसान पहले हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो उसको दीन है, जो मज़हब है, वो उसको फॉलो करना चाहिए. So all these things, probably we have to stand stronger together and united, and maybe that can push the world community and Netanyahu to just ease on a bit on the people of Gaza. होपफुली थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़रा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. डॉक्टर फ़रा नाज हमारे साथ मौजूद थी. इस वक्त गज़ा में जो सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया दे रही थी. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.